नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की। इसकी बहुत चर्चा है और अगले महीने से ये पुराने कानून की जगह लागू होने जा रही है। कहा जा रहा है कि इसमें ज़्यादातर जो है पुराने कानून को ही शामिल किया गया, लेकिन फिर भी नई संहिता में कई नई चीज़ें हैं जो आम लोगों के जीवन में बहुत प्रभाव डाल सकती है। आखिर क्या ये चेंजेस हैं और इसका क्या फ़ायदा होगा और उसके क्या दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा के लिए आज स्टूडियो मौजूद है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अवनीश रंजन मिश्रा साहब हैं, हाईकोर्ट में वकील हैं। इसके अलावा ये हमारे साथ हैं श्री शुभम श्रीवास्तव जी, ये राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी रांची में प्राध्यापक हैं। हम दोनों का स्वागत करेंगे और चर्चा की शुरुआत हम मिश्रा साहब से करेंगे। मिश्रा जी, भारतीय न्याय संहिता 2023 की बहुत चर्चा हो रही है। जी जी, आपको इस संहिता में क्या खास लगता है? जो नए कानून जो है वो पुराने कानून से कैसे अलग है? हम बताते हैं जी। ये 3 आयाम में साक्ष्य अधिनियम, किसी भी तरह के आपराधिक कानून की बात करते हैं तो 3 आयाम में इसका डिस्कशन होता है कि दंड देने की विधि क्या होगी, प्रक्रियागत कानून क्या होगा और साक्ष्य देने की विधि क्या होगी। तो ये 3 जो पहले इंडियन पेनल कोड था 1860 का, वो भारतीय न्याय संहिता 2023 से विस्थापित हुआ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था 1973 का, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से विस्थापित हुआ। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम से विस्थापित हुआ। न्याय संहिता की बात करें तो पहले इसके नॉमेनक्लेचर पे गौर करने की ज़रूरत है कि क्यों ज़रूरत आवश्यकता महसूस हुई। कॉलोनियल पीरियड में जो उपनिवेश था भारत जिस समय ब्रिटिश एम्पायर्स का, उस समय में था क्या कि इंडियन पीनल कोड, इसका नाम जो है इटसेल्फ सेज कि ये दंड देने की विधि थी। और नाम का जो विस्थापन हुआ, भारतीय न्याय संहिता नई जो विधि आई है ये न्याय देने की विधि है कि इसमें पीड़ित को न्याय मिलेगा। और सबसे ज़्यादा परिवर्तन की बात करें तो इसी में है, कुछ छोटे छोटे टर्म्स थे जो रेगुलर हम लोग के यूज़ में थे, लेकिन उसकी परिभाषा कहीं परिभाषित नहीं थी पुराने वाले प्रावधान में। जैसे बात करें संगठित अपराध की, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विषय आता है, लेकिन आईपीसी में इसकी कहीं परिभाषा नहीं थी, न इस संदर्भ में कोई दंड था। टेरर एक्ट की बात करें तो टेरर एक्ट की कहीं परिभाषा आईपीसी में नहीं थी, भारतीय न्याय संहिता में है। छोटे और कम उम्र के बच्चों को हायर करके जो अपराध कारित करवाते हैं अलग अलग तरीके का, तो उसमें था क्या कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं था जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में है, और उसके लिए आनुपातिक दंड की व्यवस्था की गई है। ज़्यादा अपडेट है। और आज के ज़माने में दो चीज़ें मुझे जो मिश्रा जी ने कहा, 2 चीज़ें मुझे समझ में आई। मैंने प्रथम दृष्टा पहली कि ये न्याय संहिता ज़्यादा भारतीय है और इसको दंड से ज़्यादा इसका काम जो है न्याय देना है। और दूसरा ये है कि अभी जो चाहिए, अभी की ज़रूरत क्या है उसके अनुसार बनाएगी। जी जी, श्रीवास्तव साहब। हाँ, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली, जैसे आपका कि सवाल आया। इसमें भारतीयता ऐसे झलकती है कि जितने भी अंग्रेज़ी शब्द थे, जैसे कि क्राउन या लंदन गज़ेट या यूनाइटेड किंगडम, या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था वहाँ पे, जिससे झलकता था कि हम जो है अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं एक समय। उसको सब जगह से हटा दिया गया है। फिर कुछ शब्दों का ऐसे इसमें चर्चा थी, जैसे कि आप जाने बैरिस्टर, वकील, अटॉर्नी, इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। इन सारे शब्दों को भी कानून से हटा दिया गया है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जैसे सर ने कही कि अभी जो है हमारा जो कानून है वो दंड से ज़्यादा फोकस कर रहा है रिफॉर्मेशन के ऊपर, न्याय की बात कर रहा है। तो न्याय ऐसे देखें कि अगर हम कानून को, तीनों कानून को साथ में मिला के पढ़ें तो 2 चीज़ें यहाँ पे जाहिर होती हैं। पहली बात तो कि हमारे क्या सज़ा देने के जो प्रावधान थे या जो प्रक्रिया थी या जिस तरह की सज़ाएं दी जाती थी, उनमें एक नया बदलाव है कि कम्युनिटी सर्विस को ऐड किया गया है। एक ये बहुत अहम बदलाव है। इसमें नहीं था कम्युनिटी सर्विस का, क्योंकि विदेश के जो कानून जी, तो अभी हमने पहली बार रखा है तो छोटे अपराधों के लिए रखा गया है इसको। तो मैक्सिमम पनिशमेंट जहाँ पे है, तो मैक्सिमम अप टू 2 years जहाँ दिया गया है, तो उस समय तक जा करके आपको कम्युनिटी सर्विस का एक प्रोविज़न किया गया है। बाकी जगहों पे छोटे अपराधों में किया गया है उसको। एक तो बदलाव ये है। फिर अगर हम न्याय को देखें तो न्याय के 2 पहलू हैं। एक तो न्याय है विक्टिम के लिए, जो पीड़ित है, कि उसको उसका रिलीफ मिल सके, रेमेडी मिल सके। और दूसरा न्याय होता है अपराधी के लिए कि उसको सज़ा दिलाई जा सके। तो दोनों चीज़ों को हमारे कानून में दुरुस्त किया गया है। किस तरह से किया गया? हमारी यहाँ जो पुलिस है
उसको बहुत मजबूत किया गया है अभी पहले के मुकाबले। दूसरा जो हमारा प्रोसिक्यूशन है उसमें भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हम जो क्रिमिनल है वो अभी दायरे से निकल के, कानून के दायरे से निकल के बाहर जाने में उसको बहुत परेशानी होगी। जैसे कि आप देखें तो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको ई साक्ष्य या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का बहुत महत्व दिया गया है। फिर यदि अगर आप देखें तो पुलिस के पास जहाँ जहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, वीडियोग्राफी करने पे बहुत महत्व दिया गया है। फिर आप देखें तो साइंटिफिक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को महत्व दिया गया है कि जो संगीन अपराध हैं, जहाँ पे 7 साल से ऊपर की सज़ा का प्रावधान है, उन अपराधों में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी किया गया है। तो हमारी राज्य सरकारें भी जो है इसको अपने आप को मतलब तकनीक हाँ, का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दिलाने में तो होगा। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ 1 मिनट। तो इसको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी किया गया है। सभी राज्य सरकारें जो है अपने आप को इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही हैं, जिससे कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कराया जा सके और जस्टिस दिलाई जा सके विक्टिम को। सही। लेकिन श्रीवास्तव साहब एक बात जो बताई, उसमें मैं एक लाइन मैं उससे पकड़ रहा हूँ। इन्होंने कहा कि पुलिस को ज़्यादा अधिकार, तो क्योंकि ये थोड़ा इसको लेके चिंता कई लोग व्यक्त कर रहे हैं। आप एज ए वकील जी जी जब देखते हैं तो क्या न्याय की संभावना जो है वो आगे बनी रहेगी पुलिस, क्योंकि कई बार पुलिस पे ये आरोप लग जाते हैं, नहीं तो देखिए, उसके लिए क्या व्यवस्था है, ये क्लियर, कई लोग के मन में ये शंका जी। होगी। नहीं देखिए, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मुकम्मल कानून का भय भी जरूरी है। ठीक है, तुलसीदास कहे हैं तो रामचरितमानस में, बिना न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीति। तो ये जो है, यदि आप शांतिपूर्ण समाज की स्थापना चाहते हैं तो ये कानून का भय जरूरी है। ठीक है, और हर पहलू, हर तथ्य के 2 पहलू होते हैं, प्रोज कॉन्स। अब पुलिस को बहुत ज़्यादा इक्विप्ड करने देने से उसका क्या नकारात्मक परिणाम आएगा, इस पे चिंतन जो है, वर्तमान जो कानून जो 1 जुलाई से आपको लागू होना है, हमको लगता है कि इस पे चिंतन जो है वो व्यर्थ है, क्योंकि जिस एक्सटेंट तक उनको इक्विप्ड किया जाना चाहिए था उस एक्सटेंट तक किया गया इन ऑर्डर टू प्रॉपरली एग्जीक्यूट द एग्जिस्टिंग लॉ। जो कानून है उसके क्रियान्वयन के लिए। अब है क्या कि दुरुपयोग की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, हर तथ्य के 2 पहलू होते हैं। लेकिन मतलब चेक एंड बैलेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जी जी सॉरी हाँ जी अब बात पूरी कीजिए। अब जैसे है क्या कि पहले पुराने, देखिए थोड़ा सा पहले आ जाइए, 16 दिसंबर 2012 को जो निर्भया कांड हुआ था, उसमें एक किशोरवय अपराधी था जो छूट गया था तत्कालीन कानून के लाभ को लेकर के। उसके बाद 2013 के संशोधन की बात करें, 15 के आंशिक संशोधन की बात करें, 18 के संशोधन की बात करें, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड किया जाना, पीड़िता का बयान, ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संदर्भ में जहां महिला की चिकित्सकीय जांच होती थी, वहीं क्या कहते हैं पुरुष के भी चिकित्सकीय जांच की बात आई कि साइंटिफिक एविडेंस को कोरोबोरेट करके उसको क्या कहते हैं, वो मतलब क्या कहते हैं, उसको एक निश्चयात्मक सबूत तक पहुंचा जाए। तो ये सारी चीजें जो ग्रेजुअली अंशतः एक एक करके हो रही थी, उसको क्या किए कि एकदम रिफॉर्म करके नए तरीके से अरेंज करके लाए। भारतीय दंड विधान जो था 1860 का, उसमें 511 धाराएं थी, वर्तमान में जो है मात्र 358 धाराएं हैं। लेकिन पुराने वाले की तुलना में ये ज़्यादा कंक्रीट है, ज़्यादा मुकम्मल है, ज़्यादा पुख्ता है। और यही है कि यदि क्रियान्वयन हो सके, पुलिस को एम्पावरमेंट की बात है, तो उसमें है क्या कि अब जैसे संगीन और गंभीर अपराधों की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हमारे इलाके में देखिए क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे हैं कि संगठित गिरोह अपराध कारित कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कहीं स्थापित प्रावधान में परिभाषा नहीं थी, तो उसमें क्या हुआ कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब एक हाइपोथेसिस पर चल रहा था, क्या संगठित अपराध है, क्या है, नहीं है। स्थापित परिभाषा या प्रावधान नहीं होने से दिक्कत आती थी। टेरर एक्ट हम समझते थे, लेकिन टेरर एक्ट एक्चुअली है क्या, उसकी कहीं स्थापित परिभाषा नहीं थी और उसके अनुपात में कोई दंड निर्धारित नहीं था पुराने वाले प्रावधान में। बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को हम हायर कर रहे हैं, उससे हम पिक पॉकेटिंग करा रहे हैं, उससे हम मोबाइल चोरी करवा रहे हैं, सारी चीज़ें करवा रहे हैं। जो हायर कर रहा है, बच्चा तो पकड़ा गया तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उसका प्रोसीडिंग हो रहा है, लेकिन हु हायर्स, जो उनको हायर कर रहा है इस तरह के आपराधिक कृत्य करने के लिए, उनका क्या होगा। तो ये नए प्रावधान में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 में सारा प्रावधान है कि हम हायर करते हैं यदि किसी इलीगल एक्ट के लिए, तो जो हायरर है ही विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, जैसे कि उसने ही अपराध कारित किया हो। तो ये सारी चीजें हैं इसमें ये चीजें, मतलब उसमें कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। इसमें इतनी अच्छी व्यवस्था है जी कि हर व्यक्ति को न्याय जरूर मिलेगा, और क्योंकि इसका नाम ही है कि न्याय संहिता है, ये दंड से ज्यादा न्याय पे फोकस करती है। जी जी श्रीवास्तव साहब,
आतंकवाद को लेके भी इसमें नई परिभाषा है और नए प्रावधान है, जी। उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। इस पे एक बार मैं आने से पहले पूरी सारी जो बात जी, करें तो उसको जी, थोड़ा जी। कंप्लीट कर लूँ मैं। जी, जी। जो आपने चेक एंड बैलेंस की बात जी। बोली ना यहाँ पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। और पुलिस को जो पावर दी गई है उसके साथ में बैलेंस भी किया गया है, ऐसा नहीं है। जी, जी। जैसे कि मैं आपको दो पहलू बताऊं इसके, कि पुलिस के पास यदि पावर दिए गए कि आप पावर से ज़्यादा वो कह लीजिए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। जैसे कि अब मान लीजिए कि जब कई बार ऐसा डर लगता है कि पुलिस अरेस्ट कर लेगी या चार्ज बना देगी, फॉल्स प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, ऐसे मामले आते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो जब सब जगह जब पुलिस इंटरैक्ट कर रही है पब्लिक से, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। जी। जब पुलिस रिपोर्ट फाइल होगी तो पुलिस रिपोर्ट की अब सॉफ्ट कॉपी भी फाइल होगी। जब पुलिस रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी फाइल होगी तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग की वो भी फाइल होगी। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग फाइल नहीं हुई तो डिफेंस लॉयर जो है उसका एडवांटेज लेगा कोर्ट में जा करके कि आपने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं फाइल की। अगर रिकॉर्डिंग फाइल करेंगे तो वीडियो में सब रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने उसको जोर जबरदस्ती किया कि नहीं किया, फॉल्स केस बनाया गया है कि नहीं बनाया है, प्लांट किया गया है कि नहीं प्लांट किया गया, तो एक बैलेंस ये भी हो बहुत जाएगा। अच्छी बात है ये, हाँ, मतलब। तो इसीलिए देखिए जो बदलाव किए गए हैं साक्ष्य अधिनियम में भी किए गए हैं कि यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उधर पे आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मैं बोलूँ कि बैलेंस कैसे किया गया, कि हम लोगों को जो आम जनता है उसको सबसे ज़्यादा क्या है कि हम पुलिस तक ईजिली पहुँच सकें। थाने में जाने से डर लगता है तो उसके लिए प्रावधान किया गया कि आप ऑनलाइन एफआईआर लिखा सकते हैं, थाने की जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब ऑनलाइन एफआईआर का प्रावधान किया गया है। दूसरी अहम बात इसमें कह लीजिए कैसे बैलेंस किया गया है कि अब पहले क्या होता था कि मान लीजिए आप रेल से यात्रा कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में आपका बटुआ चोरी हो गया, कुछ अपराध हो गया आपके खिलाफ, तो आप किस थाने पे जाएंगे? थाने पे जाएंगे, बोलेगा कि हमारे एरिया का केस नहीं है, तो उसको भी खत्म कर दिया गया अब। वो बहुत बड़ी परेशानी थी कि आपकी हाँ, पॉकेटमारी हो रही है हाँ, पटना में, अगर रांची आप पहुंच गए हैं और पहुंच वहां गए। पर अगर आप गए थाने में तो बोला कि आप जाइए पटना जाइए। जी, तो इसके लिए देखिए अब जीरो एफआईआर जो चलता था पहले वो कुछ लिमिटेड मामलों के लिए था, अब इसको खत्म कर दिया गया, स्टैट्यूट में लिख दिया गया। अब यदि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो कि शेड्यूल में आप देखेंगे लिखा रहता है, अमूमन 3 साल से ऊपर की सजा वाले कॉग्निजेबल होते हैं, तो पुलिस के पास ड्यूटी है कि उसको एफआईआर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। आप हिंदुस्तान में किसी भी एरिया में जाकर के रिकॉर्ड करा सकते हैं एफआईआर। जी। तो अब ये देखिए बैलेंस की बात हो गई यहाँ पे। हाँ, कि कोई आप हाँ। किसी को आप भगा नहीं सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अन्याय नहीं कर सकते किसी हाँ, के साथ। दूसरी बात जो है, जैसे जो पीड़ित होता था या जिसने सूचना दी जा करके, वो परेशान होता था कि मान लीजिए हमने सूचना दी जा करके, पुलिस ने इस पे एक्शन लिया कि नहीं लिया, तो परेशान होते थे, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। उसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है उसको 90 दिनों के अंदर इन्फॉर्मेंट को या विक्टिम को सूचना देनी होगी कि आपने क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है आपके इन्वेस्टिगेशन का, आपने क्या कार्रवाई की, क्या एक्शन लिया। मतलब ज्यादा जिम्मेवार हाँ, व्यवस्था को बनाने की कोशिश बिल्कुल, है ये एक बहुत जी। अहम बदलाव है। जी। फिर आप देखेंगे कि दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया था सन 2013 में, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें कि कहा गया, देखिए दो परेशानियां यहाँ पे होती हैं कि जो एफआईआर लिखाने यदि आप जाते हैं पुलिस के पास, तो जब आप एफआईआर लिखाने गए तो पुलिस बोलती है कि वहाँ पे जो प्रावधान किया गया है अभी तक कि आपने सूचना दी, उस सूचना को सुन करके हमको कैसा प्रतीत हुआ। यदि प्रतीत हुआ कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो हम एफआईआर लिखेंगे, यदि प्रतीत नहीं हुआ तो हम नहीं लिखेंगे। ललिता कुमारी का यही मामला कि पुलिस ने डिफेंस ले लिया, एफआईआर नहीं लिखा, फिर डिफेंस लिया कि हमको तो आपकी सूचना से पता ही नहीं चला कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यदि आपको पता नहीं चल पाया सूचना से तो आपकी जिम्मेदारी है, आप जाकर के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। आप उसको सिरे से मना नहीं कर देंगे कि एफआईआर नहीं लिखेंगे, तो आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे 14 दिनों की और कंफर्म करेंगे कि कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। डिसाइड करने के बाद आप कार्रवाई करेंगे। तो उस चीज़ को स्टैट्यूट में लिख दिया गया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा। तो जितने भी 3 साल से लेकर के 7 साल के बीच के अपराध हैं जिनमें ऐसी सजाओं का प्रावधान है, उस केस में एसएचओ जो हैं वो खुद से या तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, या डीएसपी साहब से परमिशन लेकर के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की जाएगी। ये एक बड़ा बदलाव है। इसमें मैं 2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा जहाँ पे चेक और बैलेंस की बात की गई है कि अरेस्ट के जो मामले हैं कि 3 साल से कम की जिनमें सज़ा है उनमें अरेस्ट जो है नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें हाँ, आपको डीएसपी साहब से परमिशन लेकर के आप अरेस्ट कर सकते हैं। आपको रीज़न रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि आपने अरेस्ट क्यों किया ऐसे मामलों में। ठीक है, एक ये अहम बदलाव है। फिर यदि आप देखें बैलेंस की बात ये है कि यदि जो ऑनलाइन एफआईआर लिखाने वाली बात है, इसमें अभी खैर रूल्स बनने बाकी हैं कि ऑनलाइन एफआईआर लिखा दिया आपने तो आप व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, ईमेल से भेज सकते हैं, आप किसी माध्यम से भेज सकते हैं। खैर नियम बनने बाकी हैं, तो किस माध्यम को माना जाएगा या हमारे झारखंड सरकार का जो एक पोर्टल चल रहा है ऑनलाइन एफआईआर का, उसके हिसाब से चलेगा।
तो वो चीज़ें बाकी हैं, लेकिन उसमें एक बदलाव ये है, मतलब बदलाव कहूँगा, ये एक अहम चीज़ ये है कि 15 साल से कम उम्र के बालक को, मेल को थाने पे नहीं बुलाना है, 60 साल से ज़्यादा उम्र के वृद्ध व्यक्ति को थाने पे नहीं बुलाना है, किसी महिला को किसी भी उम्र के हो उसको थाने पे नहीं बुलाना है, कोई व्यक्ति जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग है या पीड़ित है या बीमार है या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित है, उसको थाने नहीं बुलाना है। तो यदि मान लीजिए उसको सूचना देनी है तो पुलिस घर जाएगी सूचना रिकॉर्ड करने के लिए, या उसमें साइन कराने का प्रावधान है तो आप घर जाकर के साइन कराएंगे। तो हाँ जी, नहीं आपको सही, आप जब लगातार बता रहे थे, इसकी अच्छाइयाँ गिना रहे थे और चेक बैलेंस की बहुत अच्छी जानकारी दी, तो मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था कि जनता के वकील, पुलिस, मतलब ये 3 स्टेक होल्डर हैं। तो पुलिस के लिए बहुत व्यवस्था, ये सब कुछ जनता के बेहतरी के लिए ही किया जा रहा है। इसमें वकीलों की भी बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी एकदम, क्योंकि जब आपको नए सिरे से उसको सब कुछ करना होगा। जी जी, इसमें है क्या कि थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे इनकी बात को, कि जो व्यवस्था है कि नहीं क्या कहते हैं 15 साल से कम के बच्चे के उम्र के संदर्भ में या वृद्धा या ये उनके आवास पर जाके बयान लेंगे या यथासंभव उनको जहां सहूलियत हो जाके बयान लेंगे, ये सारी व्यवस्थाएं पहले से मौजूद थी। वो इंटरिम संशोधन में, ठीक है, कानून में जो बीच बीच में संशोधन होते रहे उसमें वो सारी व्यवस्था मौजूद थी। लेकिन हुआ क्या था कि वो संशोधन होते होते वो रैंडमली चीज़ें जो थे मिसमैनेज था, तो उसको नए तरीके से व्यवस्थित करके क्रमवार तरीके से लाया गया। अब है क्या कि चूंकि 3 क्रिमिनल मेजर एक्ट्स की जो हम लोग बात करते हैं, एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड और ये जो अभी BNSS और आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो इसमें है क्या कि तीनों चीज़ में आमूल चूल परिवर्तन है। सबसे कम परिवर्तन की बात करें तो साक्ष्य अधिनियम में, सबसे अधिक परिवर्तन भारतीय न्याय संहिता में, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी कमोबेश वही परिवर्तन है। अब है क्या कि एक समय आएगा, अभी हम लोग तो इतने दिन से लगातार देख रहे हैं, तो एक समय आएगा कि एक ट्रांजिशन फेज जो है वो प्रोसिक्यूशन जहाँ से स्टार्ट होता है, अभियोजन, एक संज्ञेय अपराध की सूचना एक पीड़ित या पीड़िता आके थाने में देता है, जैसे भी दे, वहाँ से शुरू होता है। थाना प्रभारी बयान दर्ज करते हैं, अनुसंधानक को हैंड ओवर करते हैं कि भाई अनुसंधानक अनुसंधान करेंगे, वो अनुसंधान पूर्ण करके उसका रिपोर्ट जमा करते हैं, न्यायालय संज्ञान लेता है, आरोप गठन होता है, विचारण होता है। तब है क्या कि इसमें जितने स्टेक होल्डर्स लगे हुए हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एक SHO से लेकर के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से लेके कोर्ट में जो ट्रायल लेवल के जो मजिस्ट्रेट हैं, कॉग्निजेंस लेने वाले ट्रायल कोर्ट जो हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंक्लूडिंग जुडिशियल ऑफिसर्स, सबके लिए एक बीच का अवधि होगा, एक ट्रांजिशन फेज होगा, जब मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं, धीरे धीरे आदतन होगा, लोग स्वीकार कर लेंगे। अब क्या है कि जैसे कुछ चीज़ें छूट रही थी, हम उसको जोड़ देते हैं कि एक शब्द आया था मॉब लिंचिंग, 5 या 5 से अधिक के लोग, ठीक है, उसमें बहुत तरह का विवाद खड़ा करने का प्रयास किया गया कि नहीं धर्म संप्रदाय इसको जोड़ करके, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 की उपधारा 2 में इसको ऐड किए कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यदि कास्ट, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ और कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें, समान बुनियादी चीज़ों के आधार पर किसी की हत्या कर देते हैं। मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये आया कि यदि ऐसा होता है तो 103(2) में अपराध होगा और उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा की व्यवस्था की, अर्थदंड भी है। एक शब्द आया हिट एंड रन, तो हिट एंड रन को लेकर अध्यादेश आ रहा है कानून, वो है व्यवस्था। पुराने वाले कानून में 279 IPC में था और मृत्यु हो जाने की स्थिति में भारतीय दंड विधान की धारा 304 कैपिटल A थी। यहाँ व्यवस्था लग गया आपको ये भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 की उपधारा 2 है। इसमें क्या है कि यदि कोई मतलब रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए किसी को स्मैश करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना दिए बगैर भाग जाता है, तो फिर जो होगा वो अकाउंटेबल होगा अंडर सेक्शन 106 सबसेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। अब इसमें क्या होगा कि ऐसी परिस्थिति में लोग जानेंगे कि यदि हम भागते हैं तो सजा की गंभीरता बढ़ जाएगी, दंड की जो मतलब गंभीरता है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि लोग प्रयास करेंगे यथासंभव कि यदि दुर्घटनावश ऐसा अपराध कारित हो गया तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने को खबर करें। लेकिन है क्या कि अवेयरनेस लाने की जरूरत होगी कि हर व्यक्ति इस स्तर पर इन तथ्यों से वाकिफ हो कि यदि हम भाग जाते हैं तो क्या अपराध कारित होगा और सूचना देते हैं तो अपराध की गंभीरता कितनी कम होगी। ये पहले बातों में थी, अब वो स्थापित प्रावधान में इनैक्टमेंट में आ गया है। ये एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस, और मुझे लगता है कि सिविक सेंस जो है वो भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी क्या होता है कि गलती होता है उसको सुधार के बदले वो लीपापोती में और ज्यादा। अभी एक मामला आया, अभी पुणे का बहुत चर्चा में है जी।
इसी में एक चीज़ मैं ऐड कर जी, दूं, जी, जी। जो आपने बताया लॉयर्स का रोल, जो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे आप देखें जो अपराध जिनमें 10 साल से कम की सज़ा है, उनमें बोला गया है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो स्क्रूटनाइज करेंगे पुलिस रिपोर्ट को। जी। ये पहले नहीं था, ये एक्सप्रेस तौर पे कि जब आप किस स्टेज पे स्क्रूटनाइज करेंगे, ऑब्वियसली जब पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगी तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को स्क्रूटनाइज करेंगे, तब जाकर के वो कोर्ट में फाइल होगी। तो जो गैप्स रह जाते हैं कई बार प्रोसिक्यूशन में, मुझे लगता है कि उसमें कुछ बदलाव आएगा, कुछ अंतर आएगा कि जो है प्रोसिक्यूशन हमारा और स्ट्रांग होगा उसके बाद। जी। पुलिस अधिकारियों के बारे में एक शिकायत आती है कि जो साक्ष्य जो पेश करते हैं गवाह में, तो कई बार वो लोग समय पे नहीं आते, इसकी वजह से जो है अपराधी छूट जाते हैं। जी। तो नए कानून में इस पे भी कोई बात हुई है क्या? देखिए कुछ टाइमलाइंस फिक्स किए गए हैं, पर अगर आप ये बोले, देखिए वैसे तो प्रावधान किया है साफ तौर पे कि जब भी कोई घटना का सूचना थाने पे मिलती है, थानेदार को या आईओ को या जिसको डिप्यूट करते हैं वो, उनको तुरंत मौका वारदात पे पहुंचना चाहिए और अपनी कार्रवाई शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, अब पहले नहीं करते थे, चीज़ें अलग थीं, क्योंकि अब जो समय है इसमें कई जगह बदलाव ऐसे किए गए हैं कि उनको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। तो आप देखेंगे, अगर आप पहले देखिए उसका रिकॉर्ड नहीं बन पाता था कि देर से पहुंचे, किस टाइम से पहुंचे। अब जब आपने एफआईआर लिखी, सूचना लिखी, आप उसका समय, दिन, तारीख लिखेंगे, फिर आप मौका वारदात पे गए तो आप जो वीडियोग्राफी करेंगे उसमें आपका टाइम प्लेस रिकॉर्ड हो जाएगा। ये एक बदलाव है, तो उससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, जब आपका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है जहाँ पे मैंडेटरी किया गया है, वहाँ पे ये मैंडेटरी है कि पुलिस को वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। तो अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली टाइम वो इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। और यदि गैप होगा तो जब मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ प्रोड्यूस होगा तो आप उसका वो संज्ञान लेंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। हॉस्टाइल वाली बात है, वो भी मुझे लगता है कि उसमें भी कमी आएगी इतना कुछ हद तक। जी। नहीं, उसमें क्या होगा ना कि जैसे देखिए, अब कोई भी फैक्ट है उसको प्रूव करने के लिए जो हम लोग एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव द फैक्ट, तो एविडेंस जो है उसका दायरा बढ़ गया। पहले जैसे डॉक्यूमेंट की बात आती थी, तो डॉक्यूमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, वो सारी चीज़ें आ गई। अब उसमें क्या है कि वो एडमिसिबल होता है बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B में उसका सर्टिफिकेट देते थे, अब 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देंगे, तो वो एडमिसिबल है। यदि कोई क्लेम करता है अपोजिशन कि नहीं ये गलत है, तो ही विल हैव टू प्रूव, उनको साबित करना होगा उनके विरुद्ध कि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो फैब्रिकेटेड है या प्रिपेयर्ड किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो है सही बात बोले कि वो पुलिस अधिकारी का जो है उसकी उनकी दायित्व तो बढ़ेगी और चीज़ों का जो है वो तरीके से, मुकम्मल तरीके से वो तथ्य की स्थापना हो पाएगी न्यायालय में। इससे सजा की भी जो है ना जवाबदेही उनकी और ज्यादा मुझे लगता है कि बढ़ उसमें जाएगी। देखिए रिकॉर्डिंग करने का भी एक तरीका है। अभी आप सिर्फ आपने मान लीजिए जैसे कि कुछ टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अब जो रिकॉर्डिंग होगी उसका जब अकाउंटेबिलिटी आएगी, कैसे आपने वाकई मौका वारदात पे वीडियो रिकॉर्ड किया या कहीं और रिकॉर्ड किया, आपका जीपीएस निकलेगा। क्योंकि देखिए कानून में सब जगह पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है प्रेफरेबली बाय अ मोबाइल फोन। अच्छा, अभी बाकी कैमरा के अंदर तो जीपीएस नहीं है, लेकिन मोबाइल फोन के अंदर जीपीएस है। तो जो टैक्टिक्स पहले कई बार प्ले कर लेते थे वो प्ले नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, उसका रिकॉर्ड निकल जाएगा। प्लस उसमें जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप उसमें डायरेक्शन बताएंगे कि हाँ बैक साइड में ये डायरेक्शन है हमारा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और बाकी घर का पूरा रिकॉर्डिंग हो गया, जो मौका वारदात है वहाँ की रिकॉर्डिंग होगी। तो उससे स्पष्ट तौर पे साबित हो पाएगा कि हाँ हम मौका वारदात पे गए थे और हमने इतने प्रॉम्प्टली एक्शन लिया। हाँ, उस समय और कई और सिस्टम भी है, ड्रॉप बॉक्स, ये सब सिस्टम भी है कि आपका मोबाइल वहाँ था कि नहीं, उस बहुत सारे। बिल्कुल, मतलब मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा जवाबदेही और जो पुलिस को और पारदर्शी तरीके से जांच करनी होगी। पहले एक संकट ये होता था कि आप अभी एफआईआर दर्ज करवाने गए, उनका अगर मूड नहीं है या तो बोलेंगे हम बिजी, हम बाद में आइए, ये आइए। अब शायद वो टाल नहीं सकेंगे, मुझे लगता है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अविनाश जी कुछ अवनीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? उसमें था क्या कि वो तो बाध्यकारी है जी। होता क्या है कि जो किताबी कानून है उससे उसके क्रियान्वयन की जो दूरी है, ये जितना कम होगा उतना परिणाम वाला होगा। अब है क्या कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी बाध्य हैं कि उसमें प्राथमिकी दर्ज करें। अब होता क्या था कि जैसे प्राथमिकी नहीं दर्ज कर रहे हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद थी कि लोग कोर्ट में परिवाद दायर करते थे, जो सीआरपीसी का सेक्शन 200 में था। नहीं है तो उसी में व्यवस्था थी कि 154 की उपधारा 3 में संबंधित जिला के आरक्षी अधीक्षक को देते थे। तो वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ भी मौजूद हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन नए वाले प्रावधान में क्या है कि वो सिर्फ स्थापित प्रावधान और उसके एक्सक्यूशन को मॉनिटर करने के लिए एक मुकम्मल सिस्टम जो है इसको ऑब्जर्व करे कि इसका प्रॉपर एक्सक्यूशन हो सके। ठीक है, तभी फलीभूत होगा
अदरवाइज चीज़ें फिर कुछ दिनों में वैसी हो जाएंगी जैसी पुरानी चीज़ें थी। जी जैसे हाँ। महिला अपराध को लेके बातें होती है बहुत कि जो नई संहिता है उसमें महिला अपराधों को लेके कितनी गंभीरता है? जी देखिए, कुछ बदलाव इसमें इस तरह से किए गए हैं, जैसे कि यदि कोई अपराध किसी महिला के विरुद्ध होता है तो महिला पुलिसकर्मी एफआईआर रिकॉर्ड करे, एक बात। दूसरी बात, किसी महिला के खिलाफ अपराध होता है तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में महिला का ही ऑफिसर का ही काम हो उसके अंदर। तीसरी बात, यदि अभी तक पहले ये प्रावधान नहीं था जो आपका 164 में पहले बयान होता था सीआरपीसी में, जो अभी 183 में चला गया बीएनएसएस के अंदर, उसमें बदलाव ये है कि यदि कोई महिला है जिसके विरुद्ध कोई अपराध हुआ है तो एक महिला मजिस्ट्रेट ही बयान रिकॉर्ड करे, ये बदलाव किया गया है। दूसरा, पर कुछ कारणवश ऐसा हो सकता है कि कोई महिला मजिस्ट्रेट अवेलेबल ना हो, तो उस केस में किसी महिला ऑफिसर के समक्ष एक मेल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए। फिर दूसरा देखें, यदि आप जो पॉक्सो के मामले हैं या जो ये रेप के मामले हैं आपके न्याय संहिता के अंदर, इसमें मैंडेट किया गया है कि 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके आपको चार्जशीट फाइल करनी है। ये एक बड़ा बदलाव है। ये बड़ा बदलाव है। क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने का समय हो रहा है, तो मिश्रा साहब से हम जानना चाहेंगे कि क्या छूट रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये जानकारी जाना बहुत ज़रूरी है आज के कार्यक्रम में, वो आप एक जानकारी दे दीजिए। अब देखिए, ये तय है कि 1 जुलाई से ये तीनों चीज़ें लागू हो जाएंगी और मतलब प्रैक्टिस में, अभ्यास में, हर आयाम में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि भारतीय न्याय संहिता जिस उद्देश्य से लाया गया न्याय देने के लिए, ये है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिले पीड़िता को, न्याय संहिता में जो मुकम्मल प्रावधान है उसके तहत अनुसंधानक तरीके से अनुसंधान करें, आरोप पत्र जमा करें, कहीं लैकुना ना हो, किसी तरह की त्रुटि ना रह जाए अनुसंधान में, और ये अपराधी के सजा तक जाकर के समाप्त हो, तभी इसका सही। शुभम जी, आपका फाइनल टेक क्या हो? जी, यहाँ पे मैं पब्लिक के सशक्तिकरण की बात कहना चाहता हूँ। देखिए, प्रावधान ये है कि जब भी आप प्रतिलिपि या एफआईआर लिखाने जाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देना मैंडेटरी है पुलिस ऑफिसर के लिए। तो अब क्या कर सकते हैं, यदि आपको हार्ड कॉपी नहीं मिल रही है तो आप मोबाइल कैमरा से फोटो ले सकते हैं जी। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको सप्लाई किया जा सकता है। ये एक मैंडेटरी प्रावधान है, तो आप इसका एग्जीक्यूशन करें, आप इसका पालन करें। दूसरी बात, यदि मान लीजिए आपको वहाँ से आपको रिलीफ नहीं मिलती है तो आप मजिस्ट्रेट साहब का एक कंप्लेंट लिखित रूप से भेज सकते हैं, जाने की जरूरत नहीं है, आपकी परेशानी का निवारण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत अच्छी जानकारी थी कि किस तरह से भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है उसका काम न्याय देना ज़्यादा है दंडित करने के मुकाबले, तो और ये ज़्यादा बेहतर तरीके से लागू हो, इसकी कोशिश में हर स्टेक होल्डर जो है वो लगा हुआ है। आज के कार्यक्रम बस इतना ही। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।